हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मौर्योत्तर काल के बाद में भारत पर शासन करने वाले साम्राज्यों के बारे में या वंशों के बारे में। फ्रेंड्स, मौर्योत्तर काल की हमारी श्रृंखला चल रही है जिसमें हमने ब्राह्मण शासकों के बारे में पढ़ा। उनके अंतर्गत आने वाले जितने भी वंश थे, जितनी भी डायनेस्टीज थी, उनके बारे में अध्ययन किया। अब हम पढ़ रहे हैं विदेशी शासकों के बारे में। विदेशी शासकों में भी अब तक हमने हिंद यवन शासक, शक शासक अर्थात शक डायनेस्टी के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में विदेशी शासकों के अंतर्गत पहलव और कुषाण वंश के बारे में। हम दोनों डायनेस्टीज को आज के लेक्चर में खत्म करेंगे, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पहलव वंश से। पहलव वंश हेडिंग डालेंगे आप, पहलव वंश। फ्रेंड्स, विदेशी शासकों के अंतर्गत जब शक डायनेस्टी का पतन हो जाता है गुप्त वंश के द्वारा, गुप्त वंश के एक शासक होते हैं चंद्रगुप्त, उनके द्वारा शक डायनेस्टी के अंतिम शासक रुद्रदेव तृतीय की हत्या कर दी जाती है और शक डायनेस्टी धीरे धीरे भारत से उस शक डायनेस्टी के शक वंश का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। उसके बाद में जो अगली डायनेस्टी भारत पे आती है जो कि विदेशी शासक होते हैं, वे होते हैं पहलव वंश। पहलव वंश को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इतिहास में एक अन्य नाम से भी ये काफ़ी फेमस है, वो है पार्थियन वंश या फिर पार्थियन डायनेस्टी। क्या नाम से जाना जाता है इन्हें? इन्हें पार्थियन वंश भी कहा जाता है, पार्थियन डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे यदि एग्जाम में पहलव वंश की जगह पे पार्थियन वंश पूछा जाए तो आप उस पहलव वंश ही समझेंगे, क्योंकि इसे ही पार्थियन वंश कहा गया था। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि पार्थियन तो हमने कभी सुना ही नहीं, हमने तो पहलव वंश को सुना है, तो पहलव वंश ही पार्थियन वंश है। संस्थापक की बात की जाए कि किसने स्टैब्लिश किया है, हु इज स्टैब्लिश्ड पहलव डायनेस्टी इन इंडिया, तो संस्थापक है इनके, फाउंडर है इनके मिथ्रेडेट्स प्रथम। क्या लिखेंगे आप संस्थापक का नाम? मिथ्रेडेट्स प्रथम वे शासक हुए जिन्होंने पहलव वंश की स्थापना की थी भारत में। ठीक है, अपने साम्राज्य, अपने डायनेस्टी की स्थापना की थी भारत में। पहले शासक कौन हुए? पहलव वंश के मिथ्रेडेट्स प्रथम। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे आप। कौन हुए? मिथ्रेडेट्स प्रथम हुए। फ्रेंड्स, मिथ्रेडेट्स के उत्तराधिकारी बने थे गोंडोफर्निस, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध शासक हुए। ठीक है, गोंडोफर्निस। इनके बारे में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि पहलव वंश के प्रसिद्ध शासक कौन हुए? तो पहलव वंश के प्रसिद्ध शासक या फेमस जो एम्परर थे वे थे गोंडोफर्निस। क्या घटना घटित हुई थी गोंडोफर्निस से, क्यों फेमस थे? एक तो पहलव वंश की यदि बात की जाए कि सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुए, तो गोंडोफर्निस हुए, इसीलिए ये प्रसिद्ध हुए थे। और एक खास घटना भी घटित हुई थी, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था इनके शासनकाल में जो यहाँ पे चर्चा करने योग्य है। तो क्या हुआ था? तो इनके शासनकाल में एक व्यक्ति आते हैं सेंट थॉमस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंट थॉमस नाम है उनका। ये व्यक्ति ईसाई धर्म का, पहली बार भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कोई व्यक्ति आता है जो कि सेंट थॉमस। किसके शासनकाल में आता है? तो पहलव वंश के एम्परर गोंडोफर्निस के शासनकाल में आता है। ये पूरी चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, पहलव वंश के शासक गोंडोफर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस आते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? तो इनका उद्देश्य होता है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। सेंट थॉमस और इनका उद्देश्य होता है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, अब इस क्रम में क्या होता है फ्रेंड्स, ये भारत के कई भागों पर जाते हैं और वहाँ पर कई डायनेस्टीज में जाते हैं और वहाँ पर अपने धर्म का क्या करते हैं? प्रचार प्रसार करते हैं। और इस दौरान ये भारत के दक्षिणी क्षेत्र में जाते हैं, दक्षिणी भूभागों की ओर जाते हैं ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए। ठीक है, अब ईसाई धर्म के प्रचार करने के क्रम में क्या होता है? ये पहुंचते हैं तमिलनाडु, जो कि यहाँ पर स्थित है भारत में, आप सभी को पता ही होगा, तमिलनाडु। ठीक है, भारत का दक्षिणी राज्य है, केरल के जस्ट सामने यहाँ पे केरल है और यहाँ पे तमिलनाडु है। ठीक है,
तमिलनाडु आते हैं और यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ के लोगों के द्वारा सेंट थॉमस की हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? तमिलनाडु के लोगों द्वारा सेंट थॉमस की हत्या कर दी जाती है। तमिलनाडु में हत्या होती है इनकी। हत्या के कई कारण हो सकते हैं फ्रेंड्स। क्या कारण हो सकता है? मेन रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ के जो लोग थे ये काफ़ी अपने धर्म को मानते थे और चूंकि ये एक नए धर्म के प्रचार प्रसार हेतु आते हैं, इसीलिए तमिलनाडु के लोग सेंट थॉमस की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। तो ये रीजंस होता है। तो ये घटना घटित हुई थी गोंडो फर्निस के शासनकाल में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ये सारी जो स्टोरी है ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे आप और नोट डाउन करेंगे एज इट इज, जैसा मैंने बोला है। शासनकाल में। तो दोस्तों पहलव वंश के बारे में इतनी ही जानकारी थी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि पहलव वंश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, कोई प्रश्न बनता है, तो ये प्रश्न यहीं से बनता है। तो ये तो हो गया आपका पहलव वंश। अब हम बात करते हैं कुषाण वंश की। तो नेक्स्ट एक विदेशी शासन के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कुषाण वंश के बारे में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो कुषाण वंश से क्वेश्चन आने के 101% चांसेस है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग कुषाण वंश। विदेशी शासकों के अंतर्गत हिंद यवन शासक, शक शासक और पहलव वंश, पहलव शासकों के बाद में यदि भारत के भूभागों पर जो शासन करते हैं, साम्राज्य विस्तार करते हैं, उन विदेशी शासकों में नाम आता है कुषाण वंश का। इन तीनों शासनों के बारे में बाद में किसका नाम आता है? कुषाण वंश का नाम आता है। कुषाण डायनेस्टी का नाम आता है जो कि विदेशी शासक हुए थे। अब फ्रेंड्स ये लोग कहाँ से आए थे, कहाँ के रहने वाले थे, इनका मूल निवास क्या था? तो ये लोग मध्य एशिया से आए थे। अच्छा दोस्तों, पहलव वंश में आप लिखेंगे कि पहलव वंश के लोग कहाँ से आए थे, तो ये मध्य एशिया के क्षेत्रों से ही आए थे। लेकिन मध्य एशिया में भी कहाँ से आए थे? तो ईरान के क्षेत्रों से आए थे। कौन? पहलव वंश। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करेंगे पहलव वंश के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कुषाण वंश की। कुषाण वंश के लोग कहाँ से आए थे? ये डायनेस्टी आई थी मध्य एशिया से ही आई थी, लेकिन मध्य एशिया में पश्चिमी चीन में ये रहते थे। ये इनका मूल निवास स्थान था। कौन सा, कहाँ पर रहते थे? ये पश्चिमी चीन में रहते थे। यहाँ पे मैप में शो हो रहा है, देख लीजिएगा। तो मूल निवास स्थान इनका कहाँ का हो गया? इनका मूल निवास स्थान हो गया मध्य एशिया, पश्चिमी चीन आप लिखेंगे, पश्चिमी चीन और ब्रैकेट में लिखेंगे मध्य एशिया। मध्य एशिया एशिया महाद्वीप के केंद्र का या मध्य का भूभाग मध्य एशिया के अंतर्गत आता है। इसका विस्तार यदि देखें तो इसका विस्तार उत्तर में रूस, दक्षिण में अफगानिस्तान में मध्य एशिया की बात कर रही हूँ दोस्तों, है ना। मध्य एशिया का विस्तार कहाँ तक है? कहाँ तक के क्षेत्र को मध्य एशिया के अंतर्गत रखा जाता है? अफगानिस्तान। और पूर्व में यदि बात की जाए तो पूर्व में ये चीन और पश्चिम में कैस्पियन सागर तक फैला हुआ है। कैस्पियन सागर तक। ठीक है, सपोज ये मध्य एशिया है। एक मैं रफ मैप बना देती हूँ। ठीक है, ये पूरा क्या है? ये पूरा एशिया है और इस एशिया के मध्य के भाग को, केंद्र के भाग को क्या कहा जाता है? मध्य एशिया कहा जाता है, जिसका विस्तार उत्तर में रूस, दक्षिण में अफगानिस्तान, पूर्व में चीन और पश्चिम में कैस्पियन सागर तक है। तो ये कहाँ से आए थे? कुषाण वंश के जो लोग थे ये चीन से आए थे और चीन के पश्चिमी क्षेत्र से आए थे, मतलब इस क्षेत्र से आए थे। ठीक है, चीन में यहाँ के वाले क्षेत्र से आए थे।
आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी बेहतर तरीके से। यदि आप मैप लेके बैठेंगे, मैप देखेंगे, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और हमेशा के लिए याद भी रहेगी। क्योंकि एटलस ऐसी चीज़ें होती है फ्रेंड्स, जो चीज़ें हम देखते हैं ना, जो विजुअलाइज होता है, वो चीज़ें हमें बेहतर तरीके से लंबे टाइम तक याद रहती है। इसीलिए जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो अपने साथ एटलस ज़रूर रखें, अपने साथ मैप ज़रूर रखें ना। कोई भी जैसे हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप इंडिया का मैप अपने सामने रखेंगे। हाँ, यदि हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम महाद्वीपों के से संबंधित मैप आप अपने सामने रखेंगे, ताकि चीज़ें, लोकेशंस आपको पता रहे, तो चीज़ें लंबे समय तक हमें क्या होती है, याद रहती है, रिमेंबर रहती है। ठीक है, तो इनका मूल निवास स्थान हो गया पश्चिमी चीन, और ये कहाँ से आए थे, मध्य एशिया। पश्चिमी चीन मध्य एशिया के अंतर्गत आता है। कुषाण वंश के लोग यूची जाति के लोग होते थे। इनकी जाति क्या होती थी, तो ये यूची जाति के लोग थे। अब फ्रेंड्स होता क्या है कि पश्चिमी चीन में ये निवास करते थे, यूची जाति के लोग। ठीक है, यूची जाति है इनके, तो यूची जाति के लोग पश्चिमी चीन पे निवास करते हैं। लेकिन एक टाइम ये ऐसा आता है कि यहाँ पर हिंगनू एक पड़ोसी वंश होता है इनका। हिंगनू जाति के जो लोग होते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं, वो क्या करते हैं, इन पर हमला कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं, और इनके जो निवास स्थान का जो भूभाग होता है उस पर क्या कर लेते हैं, उस पर अधिकार जमा लेते हैं, अपना कब्जा कर लेते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, एक प्रजाति है हिंगनू, हिंगनू जाति के लोग इन्हें पश्चिमी चीन से खदेड़ देते हैं, खदेड़ कर बाहर कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। अब जब इनका मूल निवास स्थान छीन लिया गया है दोस्तों, तो ये कहीं तो अपना बसेरा बनाएंगे, कहीं तो रहेंगे, कहीं का क्षेत्र तो अब ये भी जीतेंगे और वहाँ पर बचने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर निवास करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कौन सी जाति थी जिन्होंने इन्हें पश्चिमी चीन से बाहर निकाल दिया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंगनू वो जाति थी, हिंगनू जाति के लोग इन्हें पश्चिमी चीन से खदेड़ कर बाहर कर देते हैं। अब चूंकि ये यहाँ से पश्चिमी चीन से बाहर आ गए, तो ये क्या करते हैं, ये बैक्ट्रिया अफगानिस्तान से होते हुए यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत को पार करके गांधार, और गांधार से फिर एंट्री कर लेते हैं, भारत के अंदर भी आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह इनकी एंट्री होती है कहाँ पर, हमारे भारत में। तो क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, इधर की साइड सब, ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। मैंने आपको बैक्टीरिया बता दिया है, जिन्होंने पहले लेक्चर अटेंड करे होंगे उन्हें पता होगा कि बैक्टीरिया कहाँ पर है और अब बैक्टीरिया की कंडीशन या सिचुएशन कैसी है। तो ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, और ये सपोज यहाँ पे ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, चीन का क्षेत्र हो गया, ये चीन का। अब ये यहाँ से खदेड़ दिए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से अफगानिस्तान बैक्टीरिया होते हुए फिर आते हैं, हिंदू कुश पर्वत को पार करते हैं, गांधार में आते हैं, गांधार ये वाली लोकेशन। ठीक है, गांधार आते हैं, यहाँ पे अपना एक स्टे पॉइंट बनाते हैं गांधार में। फिर ये यहाँ पर सिंधु नदी को क्रॉस करके उत्तर भारत के उत्तरी क्षेत्रों, अर्थात उत्तर भारत के क्षेत्रों में आते हैं और यहाँ पर भी अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो ये कुछ सिचुएशंस होती हैं, इनके आने का क्रम होता है। ठीक है, चीन से ये आते हैं अफगानिस्तान, बैक्टीरिया होते हुए हिंदू कुश पर्वत को क्रॉस करके गांधार, गांधार के बाद में इंडिया में एंट्री लेते हैं ये। अब फ्रेंड्स इस क्रम में क्या होता है, अफगानिस्तान, अब एक चीज़ और हम क्लियर कर लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो ये यूची जाति थे, यूची जाति के जो लोग थे, ये 5 शाखाओं में विभक्त थे। इनकी भी 5 शाखाएं थी। ठीक है, 5 शाखाएं, जिसमें से एक शाखा, हमें सारी शाखाएं नहीं देखनी है, जिसमें से एक शाखा का नाम था क्वेशंग। ठीक है, क्या नाम था इस शाखा का, क्वेशंग, जो आगे जाके इसी क्वेशंग शाखा को हमने कुषाण कर दिया। ठीक है, क्या हो गया इसका, कुषाण, यही कुषाण वंश था। तो ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे। यूची जाति के लोग 5 शाखाओं में विभक्त थे, जिसमें से एक शाखा का नाम था इनका क्वेशंग, जिससे आगे जाके कुषाण कहा गया, ये कुषाण बना, क्वेशंग ही। अब इनमें से सारी जो जातियां हैं, सारी शाखा जो होती, 5 शाखा, ये सारे लोग नहीं आते हैं यहाँ पे। यहाँ से जो शाखा आती है अफगानिस्तान होते हुए भारत में एंटर करती है, ये होती है क्वेशंग शाखा, अर्थात कुषाण शाखा इनकी। ठीक है,
इसीलिए जो 4 शाखाएं वो अलग अलग जाति की थी या फिर अलग अलग नाम थे, वे शाखाएं यहाँ पर नहीं आती, यहाँ केवल आती है कुषाण शाखा। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, क्वेशक कुषाण। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि क्वेशक जो शाखा थी वही कुषाण कहलाए थे। अब फ्रेंड्स अफगानिस्तान से होते हुए हिंदू कुश पर्वत को क्रॉस करके गांधार आते हैं और गांधार में इनकी शाखा की स्थापना करते हैं और यहाँ पर कुषाण वंश के संस्थापक होते हैं कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस। क्या नाम होता है? कुजुल कटफिसेस वे शासक होते हैं जो कि कुषाण वंश की स्थापना करते हैं। तो नाम लिखेंगे, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, यहाँ पे फाउंडर आ गए हैं, कुजुल कटफिसेस। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आता है कुषाण वंश का संस्थापक हु इज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टीज, तो कौन है? कुजुल कटफिसेस है। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब चूंकि गांधार तक आ गया है कुषाण वंश, यहाँ तक आ ही चुके हैं, अब जो उत्तराधिकारी होंगे उनमें और ज़्यादा इच्छाएं होगी कि हमारा साम्राज्य क्या हो, विस्तारित हो, हमारा साम्राज्य बड़ा हो। और इसी क्रम में ये लोग आगे बढ़ते गए और भारत के उत्तरी क्षेत्रों को भी इन्होंने सफलतापूर्वक जीता और वहाँ पर अपना शासन किया सक्सेसफुली। अब हमने देखा फाउंडर कौन थे कुषाण वंश के, तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस हुए। कुजुल कटफिसेस के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। इन्होंने तांबे के सिक्कों का निर्माण करवाया था। अपने साम्राज्य में कौन से सिक्के चलवाए थे? तो तांबे के सिक्कों का निर्माण करवाया था। तांबे के सिक्कों का निर्माण किसने करवाया था? कुजुल कटफिसेस ने। ठीक है, अब इनके उत्तराधिकारी दोस्तों होते हैं वीम कटफिसेस। तो इनके उत्तराधिकारी कौन हुए? इनके उत्तराधिकारी हुए वीम, जो बर्तन साफ करने का वो आता है ना साबुन, वीम, बस वही नाम है, वीम। वीम कटफिसेस, वीम कटफिसेस। ठीक है, तो उत्तराधिकारी कौन हुए? वीम कटफिसेस। वीम कटफिसेस काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इन्होंने सिंधु नदी को क्रॉस करके भारत के उत्तरी क्षेत्रों तक ये आए और मथुरा तक अपना शासन स्थापित कर लिया था इन्होंने। वीम कटफिसेस को भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कहा जाता है, वीम कटफिसेस को। क्वेश्चन आता है भारत में एक्चुअल वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इन्होंने। भारत में कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हुआ? कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, वास्तविक संस्थापक। यदि क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा जाए फ्रेंड्स, तो आप क्या लिखेंगे? भारत में कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक एक्चुअल जो फाउंडर हुए वे हुए थे वीम कटफिसेस। नाम क्या लिखेंगे आप? वीम कटफिसेस। हु इज द एक्चुअल फाउंडर इन इंडिया ऑफ कुषाण वंश? तो क्या लिखेंगे आप? आप लिखेंगे वीम कटफिसेस। कौन थे? वीम कटफिसेस थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब ये वीम कटफिसेस की और क्या योग्यता है? तो इन्होंने तांबे व सोने के सिक्के चलाए थे, तांबे व सोने के सिक्के। ठीक है, तांबे व सोने के सिक्के चलवाए गए थे वीम कटफिसेस के द्वारा। देखिए हमने क्या देखा, कुजुल कटफिसेस ने केवल तांबे के सिक्कों का निर्माण करवाया था, वे सिक्के चलवाए थे, लेकिन वीम कटफिसेस ने तांबे व सोने का सिक्के चलवाए थे। अच्छा, एक पॉइंट ये है कि भारत में कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा गया है वीम कटफिसेस को? क्योंकि इन्होंने जो कुजुल कटफिसेस थे वे गांधार तक सीमित हो गए थे, लेकिन इन्होंने सिंधु नदी को क्रॉस करके भारत का जो ये उत्तरी क्षेत्र है इसे पूर्णतया क्या कर लिया था? उत्तरी क्षेत्र है ना, ये बाहर मत चले जाना आपने। ये जो उत्तरी में एक राउंड बना के आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो उत्तरी क्षेत्र है, जो बाउंड्री है, ये पूरा ऊपर का, ठीक है, ये हिस्सा कुषाण वंश, कुषाण साम्राज्य ने अपने साम्राज्य में
जीत लिया था, इस पर कब्जा कर लिया था और अपने साम्राज्य को यहाँ सफलतापूर्वक ये चला रहे थे। ठीक है, तो तांबे और सोने के सिक्के इन्होंने निकाले थे। अच्छा, इनके सिक्कों में विशेषता क्या थी? इनके सिक्कों में विशेषता थी कि धार्मिक चिन्ह अंकित थे। इनके सिक्कों में क्या था? धार्मिक चिन्ह अंकित थे। अर्थात ये क्या बात दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कुषाण वंश के लोग अपने धर्म को काफ़ी मानते थे। तो किस तरह के चिन्ह थे वे देख लेते हैं हम। तो ये धार्मिक निशान थे, जैसे कि शिवलिंग, त्रिशूल, बेल। ठीक है, तो इस तरह के कुछ चिन्ह बने हुए थे इन सिक्कों के ऊपर। अर्थात ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कुषाण वंश के लोग शैव धर्म के थे। ये शैव धर्म को काफी मानते थे, शैव धर्म से बिलोंग करते हैं, ये इस बात को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कुषाण वंश के लोग शैव धर्म को काफी मानते थे, इसीलिए इन्होंने अपने द्वारा चलाए गए सिक्कों में धार्मिक चिन्हों को अंकित करवाया। ये चिन्ह थे शिवलिंग, त्रिशूल और बेल। तो ये विम कट फिशेस के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। अब हम देखते हैं कुषाण वंश के मोस्ट इम्पोर्टेंट, शक्तिशाली और एग्जाम में भी काफ़ी शक्तिशाली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके बारे में। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन शासक के बारे में। यदि कुषाण वंश से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपने इस शासक का नाम सुना होगा कनिष्क, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये कुषाण वंश के काफ़ी प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक हुए थे। एक्चुअल में यदि उत्तर भारत में और यहाँ तक जो कुषाण वंश का साम्राज्य फैला हुआ था और इससे भी आगे इन्होंने मध्य एशिया तक कनिष्क कुषाण वंश के शासक को लेकर गए। अर्थात अब तक जितने भी विदेशी शासक आए थे उनमें से कनिष्क एक ऐसे शासक थे जिन्होंने साम्राज्य का काफी विस्तार किया था। ठीक है, विदेशी शासकों में। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कौन हुए? तो कुषाण वंश के, भारत में कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक हुए कनिष्क। क्या नाम पूछा जाता है? कनिष्क, आप नाम याद रखेंगे। दोस्तों, इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था पेशावर को। अर्थात कुषाण वंश की राजधानी क्या थी? तो कुषाण साम्राज्य की राजधानी पेशावर थी। साथ ही साथ इन्होंने एक अन्य राजधानी भी बनाई थी, वो थी मथुरा। तो उनकी प्रथम राजधानी तो पेशावर थी। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कुषाण वंश की राजधानी क्या थी, तो आप पेशावर पुरुषपुर ही लगाएंगे, जो कि वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। और उस समय तात्कालीन रूप से कहाँ, किसके अंतर्गत आती थी? भारत के अंतर्गत आती थी। आप सभी जानते ही हैं कि ये जो भारत का पश्चिमोत्तर वाला भूभाग है ये एक अन्य देश के रूप में निर्मित हो गया है, जो कि पाकिस्तान है। तो अब पेशावर कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और इनका पुराना जो नाम है पेशावर का, वो क्या है? वो है पुरुषपुर। ठीक है, पुरुषपुर। तो क्वेश्चन यदि ऑप्शन आए तो ऑप्शन में पुरुषपुर भी आ सकता है, तो पुरुषपुर ही पेशावर है। और यदि पेशावर आता है तो पेशावर पे टिक करना है, पुरुषपुर आता है तो पुरुषपुर पर टिक करना है। वर्तमान में कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में स्थित है। तो कुषाण वंश की राजधानी इन्होंने बनाया पेशावर को और द्वितीय राजधानी बनाया मथुरा को। तो ये हो गई राजधानियों की बात। राजधानी कनिष्क ने कुषाण वंश की गद्दी कब संभाली? तो 78 ईस्वी में संभाली थी। वो तिथि थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट तिथि है दोस्तों। वो तिथि क्या थी? 78 ईस्वी में ये कुषाण डायनेस्टी के राज सिंहासन पर बैठते हैं। वहाँ के एम्परर बनते हैं, वहाँ के उस वंश के शासक बनते हैं। तो 78 ईस्वी में कनिष्क राज सिंहासन संभालते हैं या राज सिंहासन पर बैठते हैं। अर्थात ये क्या बनते हैं? ये राजा बनते हैं हम। और 78 ईस्वी इस तिथि को ये शक संवत के रूप में स्थापित करते हैं। क्या बनाते हैं? शक संवत बनाते हैं। अब तक हमने विक्रम संवत के बारे में देखा था, जो कि 57 ईस्वी पूर्व में स्थापित हुआ था विक्रमादित्य के द्वारा। और यहाँ पर 78 ईस्वी की बात देखिए, दोनों ही संवत से आप परिचित होंगे, विक्रम संवत भी और शक संवत भी।
विक्रम संवत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये हुआ था 57 ईस्वी पूर्व में विक्रमादित्य जो कि उज्जैन के राजा थे उनके द्वारा चलाया गया था विक्रम संवत। शक संवत की बात की जाए तो 78 ईस्वी में ये चला था, ईशा पूर्व में नहीं, ईस्वी में। ठीक है, अब ईस्वी में आ चुके हैं हम लोग। तो 78 ईस्वी में इस संवत की स्थापना हुई थी और इसका नाम क्या रखा गया था? शक संवत रखा गया था। और किसके द्वारा हुई थी? तो कनिष्क के द्वारा हुई थी और इस समय पर कनिष्क राज सिंहासन पर बैठे थे। तो ये दोनों संवत आप याद रखेंगे। हिंदू संवत जो कि हिंदू पंचांग ही है और तिब्बत में अब भी ये गवर्नमेंट जो बॉडी है उनके द्वारा अपनाया गया है, उनके कैलेंडर में हिंदू पंचांग विक्रम संवत को अपनाया गया है तिब्बत के शासन में। ठीक है, वहाँ पे अब भी इस तिथि को माना जाता है। शक संवत की बात की जाए तो शक संवत हमारे भारत सरकार द्वारा जितने भी कैलेंडर्स वगैरह हुए उनमें शक संवत को देखा जा सकता है। शक संवत के द्वारा तिथि निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो शक संवत कहाँ पे है? हमारे भारत में फेमस है। और जो विक्रम संवत हुआ वो तिब्बत में, तिब्बत के राज्यों में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा ही जाता है शक संवत का भी। शक संवत की स्थापना कब हुई थी? 78 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? कनिष्क के द्वारा की गई थी। और क्या नाम दिया गया था? शक संवत। ठीक है, शक संवत। शक संवत। अब फ्रेंड्स देख लेते कि कनिष्क क्यों प्रसिद्ध हुए थे, उन्होंने ऐसे क्या कार्य किए थे कि वे इतने प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों इन्होंने एक तो अपना काफ़ी साम्राज्य विस्तारित कर दिया था। साम्राज्य विस्तार में देख लेते हैं हमने कौन कौन से क्षेत्र थे इनके अंतर्गत आते थे, इनके साम्राज्य के अंतर्गत इन्होंने कर लिया था। तो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से लगाकर ये भारत के उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण उत्तर भारत ऐसा लिखेंगे आप। ठीक है, संपूर्ण उत्तर भारत, ये तो कुषाण वंश के अंतर्गत था ही। ये पूरा साम्राज्य, ये वाला भूभाग कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत आ ही गया था। साथ ही साथ कनिष्क ने अपने साम्राज्य को विस्तार किया था मध्य एशिया तक। ठीक है, और मध्य एशिया तक ही अपने साम्राज्य को लेकर गए, मध्य एशिया तक साम्राज्य को विस्तारित किया। काफ़ी बड़ी बात है जो कि इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी फेमस भी हुए अपने शक्ति के बल पे। मध्य एशिया तक साम्राज्य स्थापित किया। आपने देखा ही होगा चंद्रगुप्त मौर्य, जब मौर्य वंश के बारे में हमने पढ़ा था, मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, तो मगध साम्राज्य को ईरान तक लेके गए थे सम्राट अशोक, है ना। इतना विस्तारित हो चुका था, लगभग पूरा भारत और उसके बाद में ईरान तक अर्थात मध्य एशिया तक हमारा जो भूभाग जीत लिया गया था मगध साम्राज्य के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में हम कनिष्क के बारे में ही पढ़ते हैं जिन्होंने पुनः उन क्षेत्रों को जीता। बीच बीच में क्या हुआ दोस्तों, बीच बीच में कहीं जो अयोग्य शासक आए उनके द्वारा ये क्षेत्र फिर हार लिए गए, ये भूभाग फिर कहीं उन दूसरे शासकों के हाथों में आ गए, है ना। तो ऐसे ही ये इन क्षेत्रों का क्या होता था, कभी मिलते थे, जो योग्य शासक आएंगे वो पुनः जीत लेते थे और जो अयोग्य शासक आते थे उनके हाथों से फिर चला जाता था। तो कोई भी एक भारत का एक जो अभी हम मैप देखते हैं, इस तरह की कोई सिचुएशन, इस तरह का कोई मैप नहीं था कि ये इसे हम पूरा भारत कह सकें। चीज़ें आती गई और गुम होती गई, है ना। भूभाग कब्जे में आते गए, भूभाग हारते भी गए जो अयोग्य शासक थे वे लोग। तो जो कनिष्क हुए इन्होंने पुनः फिर मध्य एशिया तक फिर से विस्तारित किया इन क्षेत्रों को और अपना साम्राज्य स्थापित किया। मध्य एशिया तक साम्राज्य स्थापित किया था इन्होंने। पेशावर और मथुरा को राजधानी बनाया, हमने ये भी देखा। इन्होंने पेशावर में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। कनिष्क द्वारा पेशावर में बौद्ध स्तूप का निर्माण हुआ। और बौद्ध स्तूप का चूंकि इन्होंने निर्माण किया, इससे क्या प्रतीत होता है कि बौद्ध धर्म को काफ़ी मानते थे और इसीलिए दोस्तों कनिष्क ने बौद्ध धर्म के ये अनुयायी बने, बौद्ध धर्म को अपना लिया था कनिष्क ने। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और ये बौद्ध धर्म में इन्होंने महायान शाखा के अंतर्गत
धर्म को अपनाया था। किस शाखा के अंतर्गत अपनाया था? महायान शाखा के अंतर्गत अपनाया था इन्होंने बौद्ध धर्म को। कनिष्क के ही शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति, जब हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि कई संगतियां हुई थी, 4 संगतियां हुई थी। उसमें जो चतुर्थ और लास्ट वाली संगति थी बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में होता है और उस समय उस संगति के अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र। कौन होते हैं? वसुमित्र होते हैं। पहली ईस्वी शताब्दी में ये स्टार्ट होती है, पहली ईस्वी शताब्दी में या सदी में। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन, आप ऐसे लिखेंगे लाइन को, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में होता है, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। और ये कहाँ पर होती है चतुर्थ बौद्ध संगति? तो ये कुंडलवन कश्मीर में होती है। कश्मीर का पुराना नाम क्या है? कुंडलवन। क्योंकि पूरा उत्तर भारत का जो क्षेत्र है ये कुषाण वंश के अंतर्गत आ गया था, तो ये पॉसिबल ही नहीं, ये सहज बात है, सबको समझ में आनी चाहिए कि कश्मीर भी इन्हीं के हाथों में था उस समय। कुंडलवन में होती है ये कुंडलवन। ठीक है, कश्मीर का ही नाम है। यहाँ पर होती है चतुर्थ बौद्ध संगति, किसके शासनकाल में होती है? कनिष्क के शासनकाल में। वंश कुषाण वंश था और अध्यक्ष कौन होते हैं उस संगति के? तो उसके अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये तो हो गई बौद्ध धर्म से संबंधित बातें। और क्या क्या करवाया है इन्होंने? इन्होंने दोस्तों कश्मीर में एक नगर की स्थापना की थी, एक नगर बनाया था, और एक पेशावर में नगर बनाया था। हम दोनों देख लेते हैं। कश्मीर में इन्होंने एक नगर की स्थापना की थी, तो उसका नाम है कश्मीर में की थी, उसका नाम है कनिष्कपुर। तो ये भी पूछा जाता है कनिष्कपुर। तो कश्मीर कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा कश्मीर में एक नगर की स्थापना की गई, जिसका नाम रखा कनिष्कपुर। ठीक है। और एक इन्होंने तक्षशिला में नगर की स्थापना की थी, पेशावर में नहीं, तक्षशिला में की थी, और उसका नाम रखा था सिरकप। उस नगर का नाम क्या था? सिरकप। तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा 2 नगरों की भारत में स्थापना की गई। कश्मीर में की गई थी, यहाँ पर कश्मीर में की गई थी कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना, और तक्षशिला जो कि यहाँ पे स्थित है, अभी वर्तमान में वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। तो तक्षशिला में एक नगर की स्थापना की गई थी, उस नगर का नाम रखा था इन्होंने सिरकप। तो ये 2 नगरों की स्थापना की थी, कनिष्कपुर और सिरकप की। किसने? कनिष्क ने। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। प्राचीन शैलियाँ ऐसी है फ्रेंड्स, जिसमें टेम्पल्स वगैरह, जैसे दक्षिण भारत में हम मंदिर देखते हैं, हम उत्तर भारत के मंदिर देखते हैं, दोनों की जो डिज़ाइंस होते हैं ना, दोनों की जो कलाएं हैं वो भिन्न भिन्न है। तो इन कलाओं को कहा जाता है गांधार शैली और मथुरा शैली। तो गांधार शैली और गांधार शैली व मथुरा शैली का विकास कुषाण वंश में हुआ था, ये भी पूछा जाता है। गांधार शैली जो दोस्तों वो हिंद यवन शासक में हमने देखी थी। उन्होंने भी एक हेलेनिस्टिक शैली का विकास किया था, तो उसी का विकसित रूप है गांधार शैली। कभी हम लेक्चर बनाएंगे गांधार शैली, मथुरा शैली और हेलेनिस्टिक आर्ट के बारे में, क्योंकि इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीएससी वगैरह में पूछा गया था कि क्या होती है गांधार शैली, क्या होती है मथुरा शैली और हेलेनिस्टिक शैली। इन तीनों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम कभी एक अलग से लेक्चर बना के इसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। तो गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास करवाया गया था कनिष्क के द्वारा। कनिष्क के राज्य में कुछ ऐसे अमात्य हुए, कुछ ऐसे विद्वान हुए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से विद्वान हुए थे। तो इनके साम्राज्य में पार्श्वनाथ, अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन, इनके साम्राज्य में, इनके मंत्रिमंडल में पार्श्वनाथ, अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन जैसे विद्वान थे। ठीक है। अश्वघोष प्रसिद्ध कवि हैं,
वसुमित्र आपने देखा ही बौद्ध धर्म के जो चौथी संगति हुई थी बौद्ध संगति, उसके अध्यक्ष रहे थे, अर्थात ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नागार्जुन काफ़ी फेमस है, आप लोग जानते हैं। नागार्जुन ने माध्यमिका नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, जिन्हें नहीं पता है ब्रैकेट में आप लिख लेंगे, नागार्जुन द्वारा माध्यमिका नामक पुस्तक का माध्यमिका नामक पुस्तक का लिखी गई थी, इनके द्वारा माध्यमिका नामक पुस्तक लिखी गई थी जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया है, सापेक्षता का सिद्धांत बताया गया है। मैथ्स जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें आप पढ़ते ही हैं, या फिजिक्स वगैरह में भी पढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स ये तो हो गई सारी कनिष्क के बारे में बात है ना, इसीलिए कनिष्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कनिष्क के उत्तराधिकारी कौन होते हैं? तो कनिष्क के उत्तराधिकारी होते हैं वाशिष्क और हुशिष्क। वाशिष्क और उसके बाद में होते हैं हुशिष्क। तो ये दोनों नाम लिख लेंगे आप। उनका कनिष्क के उत्तराधिकारी हुए वाशिष्क और उसके बाद में हुशिष्क हुए। ठीक है, कुषाण वंश के अंतिम शासक के नाम का नाम लिखेंगे तो कुषाण वंश का अंतिम शासक हुआ वासुदेव। क्या नाम था उनका? कुषाण वंश के अंतिम शासक का नाम था वासुदेव। बस इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, इसके बाद में कुषाण वंश का पतन हो जाता है भारत के। धीरे धीरे ये क्या होता है, क्षीण होते जाते हैं। ये अयोग्य शासक होते हैं कुषाण वंश के, जो कि भारत में कुषाण वंश के साम्राज्य को नहीं संभाल पाते हैं और धीरे धीरे कुषाण वंश का साम्राज्य सिकुड़ता जाता है, सिमटता जाता है और कुषाण वंश का पतन हो जाता है भारतीय भूभागों पर से। तो इस तरह हमने आज देखा पहलव वंश को, कुषाण वंश के बारे में पढ़ा। कुषाण वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा जब भी आप लेक्चर देखें कि कैसा लगा, या फिर कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो इससे रिलेटेड आपको, या कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उन चीज़ों को क्लियर कर सकूँ और मुझे भी समझ में आए कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है और किस तरह से आप उसे पढ़ रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं चीज़ों को। सो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा कुषाण वंश। अब हम लोगों का धीरे धीरे प्राचीन भारत जो है ख़त्म होने वाला है। हमें गुप्त साम्राज्य वगैरह के बारे में अध्ययन करना है। ये गुप्त साम्राज्य तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुप्त साम्राज्य से, तो हम इसे भी अच्छे से पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, एलोबरेट करते हुए पढ़ेंगे। तो लेक्चर को अच्छे से समझ लिया होगा। आई होप आपने। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।